कार्बोहाइड्रेट्स की लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उनको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। और अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन में क्या है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या फिर इन दोनों के डेरिवेटिव से या व्युत्पन्न होते हैं। इसके बाद अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनके कार्बन एटम और इनकी हाइड्रोलाइसिस के आधार पर हमने इनको क्लासीफाई किया था, मोनोसैकेराइड्स में, ओलिगोसैकेराइड्स में और पॉलीसैकेराइड्स में। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टी समझी थी। कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आइसोमर क्या होते हैं। तो आइसोमर क्या होता है कि ये सिंपल इनका जो अणुसूत्र, ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन इनका जो संरचना सूत्र है वो डिफरेंट होता है। मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होगा। तो इसको समझते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणुसूत्र। इसको हम ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, ठीक है, दोनों का क्या है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या है ये, मॉलिक्यूलर अणुसूत्र जिसको बोले हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, अणुसूत्र। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, ठीक है। मतलब जो अणुसूत्र है उसका या मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कैसा होगा, समान होगा, लेकिन जो संरचना सूत्र है और संरचना सूत्र, ठीक, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम, आइसोमर या समावयवी। अगर हम ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात करें तो दोनों का अणुसूत्र जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 होता है लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होगा। उसको समझ लेते हैं। इसमें जैसे C6 का मतलब कार्बन कितने हैं, इसमें 6 हैं, CH2OH C C C C 1 2 3 4 5 और CHO, ठीक है, OH OH H और OH। ये क्या है, इसका संरचना सूत्र है ग्लूकोज का। ठीक है, इसका की क्या खासियत है कि इसमें जो हमारा डिफरेंस है वो किसमें है, इसके एल्डिहाइड समूह में। इसमें क्या डिफर है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप। ये क्या है, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का संरचना सूत्र कैसा होगा, C2OH। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसका, फ्रक्टोज का। ये क्या है, फ्रक्टोज, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें एल्डिहाइड CHO ग्रुप है और जो फ्रक्टोज है इसमें हमारा कीटोन समूह है। इसमें कौन सा है, कीटोन है ये। तो यही डिफरेंस क्या है, इनका संरचना सूत्र में यही डिफरेंस होता है कि ये एक में एल्डिहाइड ग्रुप होगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में हमारा कीटोन समूह होगा। तो ये क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर। और आइसोमर क्या होता है कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे भी डिपेंड होता है, ठीक है, कि इसमें कितने असम्मित कार्बन होंगे। अगर हम असम्मित कार्बन का मतलब कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन, इसका मतलब क्या होता है, असम्मित कार्बन, असम्मित कार्बन, ठीक है। असम्मित कार्बन का मतलब क्या होगा कि ऐसे कार्बन जिसकी वैलेंसी, जिसकी संयोजकता चारों अलग अलग मॉलिक्यूल या एटम से
कनेक्ट रहती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, ठीक है। एक से क्लोरीन है, दूसरे से हम ब्रोमीन समझ लेते हैं, तीसरे से आयोडीन, एक से आर्सेन। तो इसमें क्या है कि चारों संयोजकताएं जो कार्बन की हैं वो अलग अलग एटम से कनेक्ट है, अलग अलग एटम के साथ इन्होंने बॉन्ड बना रखा। तो ये असममित कार्बन है। और ये असममित कार्बन क्या होता है कि जिस भी मॉलिक्यूल में असममित कार्बन होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं, ठीक। असममित कार्बन का मतलब कि जिसकी ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से बॉन्ड बनाती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 4 असममित कार्बन होते हैं। पहला असममित कार्बन ये होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। और इसी असममित कार्बन के आधार पे इसमें हम आइसोमर की संख्या को निकाल सकते हैं। इसकी आइसोमर संख्या निकालने की क्या है, एक 2 की पावर n होती है, ठीक है। इसमें n का मतलब क्या है कि जितने भी असममित कार्बन होंगे, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में कितने असममित कार्बन होते हैं? 4, ठीक। तो ये इसमें इसके 16 आइसोमर होंगे, ठीक है। ये क्या है? 2 की पावर 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 16, ठीक है। तो 16 इसके कितने होंगे? 16 इसके आइसोमर होंगे, किसके? ग्लूकोज के। ग्लूकोज के कितने आइसोमर होंगे? 16। इसी तरह से सभी मॉलिक्यूल्स के हम निकाल सकते हैं। तो एक आइसोमर, दूसरा कायरल कार्बन, असममित कार्बन। और जिस भी मॉलिक्यूल में, जिस भी सबस्टेंस में हमारा असममित कार्बन होगा तो वो क्या करता है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करता है। कौन सा? जिसमें भी असममित कार्बन उपस्थित होंगे, मतलब जिसकी चारों वैलेंसी, जिस कार्बन एटम की चारों वैलेंसी अलग अलग मॉलिक्यूल से, अलग अलग एटम से बॉन्ड बनाती होंगी, ठीक है। ये समझ में आ गया? आइसोमर, आइसोमर क्या होता है? जिसका अणुसूत्र समान होगा लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोमर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या है? आइसोमर है। ये आपस में क्या है? आइसोमर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन सकता है और फ्रक्टोज से ग्लूकोज बन सकता है, तो ये आइसोमर होंगे। इसके बाद अगर हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है? प्रकाशीय समावयवता। इसमें क्या है? एक लाइट होती है, जिसको नॉर्मल जो लाइट होती है वो 3D के फॉर्म में होती है, उसमें रोटेशंस या वाइब्रेशंस बहुत सारे होते हैं। लेकिन जब ये प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होती है, किसके द्वारा? प्रिज्म के माध्यम से। तो क्या है कि ये लाइट किसी भी ऑप्टिकल सबस्टेंस के प्रेजेंस में ये रोटेट होती है, ये इसका व्यवहार चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसके भौतिक रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है? भौतिक और एवं रासायनिक गुण समान होंगे, लेकिन जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इसका जो व्यवहार है वो कैसा होगा? भिन्न होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करेगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ऐसे सबस्टेंस जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण तो समान है, लेकिन जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसके प्रति ये व्यवहार अलग अलग शो करता है, तो ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि समझने के लिए क्या है कि कोई भी लाइट है, लाइट की किरणें हैं, वेव्स हैं, ठीक है। ये 3D के फॉर्म में लाइट्स हैं, ठीक है। ये लाइट कैसी है? 3D। जब हम प्रिज्म या भी किसी भी ये क्या है? प्रिज्म। तो इस प्रिज्म के माध्यम से जब ये 3D किरणें, 3D जो लाइट है वो प्रकाश की किरणें जब इसमें से ट्रांसफर होंगी, निकलेंगी, तो ये क्या है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। ये क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश,
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये क्या है कि इसके प्रति दोनों सबस्टेंस का अलग अलग जो बिहेवियर है वो चेंज होगा। ठीक है, ये क्या होंगे कि ऐसा फिनोमेनॉन है कि जिनके रासायनिक, केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो समान होंगी, लेकिन ये इनकी जो समतल ध्रुवित प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति जो संवेदना है वो कैसी होगी, अलग अलग होगी, इनका व्यवहार चेंज हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होगा कि जो भौतिक एवं रासायनिक गुण है वो तो समान होंगे ऐसे सबस्टेंसेस के, लेकिन जो समतल ध्रुवित प्रकाश है के प्रति इनकी जो व्यवहार है वो चेंज होगा। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति इसका जो व्यवहार होगा वो चेंज होगा, अलग अलग होगा। मतलब जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये 3D होगी, ये कैसी होगी, ये 2D में होगी, ये 2 डायमेंशनल लाइट होगी। इसको जब हम किसी भी इस ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस के साथ, प्रकाशीय रूप से जो सक्रिय सबस्टेंस होगा उसमें जब हम इसको गुजारेंगे, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये जब इसमें जाएगी तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड किरणों को रोटेट करने की क्षमता इसमें होगी। ठीक है, ये लेफ्ट या फिर राइट जो इसकी क्षमता होगी, ठीक है, उसको रोटेट करने की इसमें पावर होती है। तो ये क्या है कि इस तरह के जो सबस्टेंस होंगे, ये कैसा होगा सबस्टेंस, ये ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है, प्रकाशीय रूप से सक्रिय। ये कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस जो है वो इस प्लेन पोलराइज्ड या फिर 2D लाइट को राइट या फिर लेफ्ट में कन्वर्ट करने की पावर रखता है। इसके बाद हम समझते हैं म्यूटा रोटेशन क्या होता है, जिसको परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन बोलते हैं, या फिर इसके बाद इनकी स्ट्रक्चर्स, जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बाद हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि किस किस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में क्या है कि इसकी 2 तरह की स्ट्रक्चर होती है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। अगर हम इसके ओपन चेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो ओपन चेन में क्या होता है कि इसका फार्मूला क्या है, अणुसूत्र क्या है, C6H12O6। इसके अगर हम ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन अभी हमने समझी थी कि CH2OH CHOH COH CH COH और CHO। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसकी थी, H OH और H। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और 6 कार्बन नंबर। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। ये कैसी है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, खुली श्रृंखला वाला ये ग्लूकोज की संरचना सूत्र है। इसके बाद अगर हम साइक्लिक फॉर्म की बात करें तो साइक्लिक फॉर्म भी देख लेते हैं। 2 तरह की साइक्लिक फॉर्म होगी, एक तो हावर्थ फार्मूला होगा। ठीक है, कौन सा, हावर्थ फार्मूला। ठीक है, ये क्या है, एक साइक्लिक फॉर्म है, CO। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एक ग्लूकोज की, जिसको हम क्या बोलते हैं, हावर्थ फार्मूला। ठीक है, OH H और OH और CH2OH H और H। ठीक है, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये क्या है स्ट्रक्चर इसकी, हावर्थ फार्मूला। ये कैसी साइक्लिक है, मतलब चक्रीय साइक्लिक स्ट्रक्चर, चक्रीय श्रृंखला की स्ट्रक्चर कैसी है, हावर्थ। दूसरी एक थी जो साइक्लिक ही थी, वो थी फिशर प्रोजेक्शन। वो कैसा था, फिशर
इसमें क्या था, इस तरह की स्ट्रक्चर में भी इसी तरह से था कि CS2OH COH CH और 1 2 3 4 5 COH और H, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम फिशर प्रोजेक्शन, HOH और H। इस तरह की स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये भी साइक्लिक है, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये हार्वर्थ फार्मूला है और ये फिशर प्रोजेक्शन है। तो इस तरह की भी स्ट्रक्चर है। इसकी भी नंबरिंग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सेकेंड नंबर का जो कार्बन है वो 6 नंबर के कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाता है। सभी की वैलेंसी कंप्लीट है। तो इस तरह से ये क्या है, हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है कि एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है और दूसरी साइक्लिक में दो तरह की, एक हार्वर्थ फार्मूला है, दूसरा सा फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन में क्या है कि सेकेंड नंबर का और 6 नंबर का जो कार्बन है वो आपस में बॉन्डिंग कर लेता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगी ग्लूकोज की। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बाद अब देखते हैं हम सुक्रोज की स्ट्रक्चर की। सुक्रोज की स्ट्रक्चर में किस किस तरह से ये बॉन्डिंग करते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का होता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाता है, सुक्रोज। इसकी स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा क्या बनाता है, सुक्रोज का फार्मूला, सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसका अगर फार्मूला की बात करें, अड़सूत्र की बात करें तो C12H22O11, इसका क्या होता है, अड़सूत्र। ठीक है, केमिकल फार्मूला। ठीक है, क्या C12H22O11, इसकी स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं कि किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अभी हमने समझी थी, उसी तरह से इसको समझ लेते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस तरह से आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा CH2OH। फ्रक्टोज कैसा होता है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। ठीक है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इसकी नंबरिंग को समझ लेते हैं कि यहाँ से ये 1 नंबर का कार्बन आइटम है, 1 है, 2 3 4 5 और छठा। ठीक है, क्या COH, और ये इसको समझ लेते हैं, ये क्या है, फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ये सेकेंड नंबर का, ये थर्ड का, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये वाला 6 का होगा। इसको क्या है, यहाँ क्या होगा, CH2OH। ठीक है, इस तरह से ये क्या है कि 1,2। ठीक है, ये क्या है, 1 2 ग्लाइकोसिडिक अल्फा। ठीक है, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, सुक्रोज की, सुक्रोज की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई कि ये 1 और 2 के साथ क्या बनाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं कि ये OH होगा, ये OH होगा, यहाँ OH होगा और यहाँ H होगा, बाकी ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। इसी तरह से फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ OH और यहाँ H। इस तरह से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सुक्रोज की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ग्लूकोज, ये क्या है,
ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज रिंग है ये, और ये फ्रक्टोज रिंग, फ्रक्टोज रिंग, ठीक है, फ्रक्टोज रिंग और ग्लूकोज रिंग, ठीक है। फ्रक्टोज कैसा होता है, फिवेनोज से 5 मेंबर्ड 5 कार्बन वाला हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है, और ये 6 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होता है, ठीक है, 6 मेंबर्ड है इसमें और एक हाइड्रोसाइक्लिक ओ, ठीक है। इस साइक्लिक फॉर्म में एक दूसरा सबस्टेंस उपस्थित है। अगर सभी कार्बन होते तो ये क्या होता है, होमोसाइक्लिक होता है, लेकिन ऑक्सीजन एक बीच में आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, हाइड्रोसाइक्लिक हो जाएगा। तो इस तरह से ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन सभी कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी सुक्रोज को, और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, नॉन रिड्यूसिंग। इस लैक्टोज की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि लैक्टोज किस तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा एक गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बाइंड रहते हैं, ठीक है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में इसमें बाइंड रहते हैं, ठीक है। किस तरह से, बीटा 1,4, ठीक है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा क्या क्या जुड़ता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। CH2OH H, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर, लैक्टोज की स्ट्रक्चर CH2OH, इसकी नंबरिंग कैसे होगी कि इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है, 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6ठा कार्बन। इसकी नंबरिंग इधर से 1 एक कार्बन नंबर है, 2 कार्बन है, 3 है, 4, 5 और 6। इस तरह से ये क्या है कि ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, लैक्टोज की स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, लैक्टोज स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसके बाद HOH को समझ लेते हैं कि कहाँ पे H होगा, कहाँ पे OH होगा, ठीक है। OH, ये OH हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, ये H H H और एक H, ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, गैलेक्टोज की, बीटा गैलेक्टोज रिंग, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर या रिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या सेम स्ट्रक्चर इसको बना लेते हैं, HOH की, OH, यहाँ OH आ जाएगा, इसके बाद ये OH आ जाएगा, ये H आएगा, ये H आएगा, ये H और ये H, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा लैक्टोज की स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उपस्थित के बाद, और फिर इसके बाद जो है हम समझते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, म्यूटा रोटेशन हिंदी क्या होती है इसकी, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, ठीक है। ये जो हमारा ग्लूकोज की बात करें या फिर ऑप्टिकल एक्टिव जो सबस्टेंस होते हैं उसमें 2-3 तरह के एनोमर्स होते हैं, अल्फा एनोमर या बीटा एनोमर। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में एक अल्फा एनोमर होता है, दूसरा बीटा एनोमर होता है। अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर क्या है कि जब इसमें दोनों एनोमर्स क्या है आपस में एक फ्रेशली जलीय विलयन ग्लूकोज का बनाते हैं, तो उसमें दोनों एनोमर क्या है, एक कुछ समय के बाद, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको म्यूटा रोटेशन को प्रभावित करते हैं, जैसे हमारे टेम्परेचर हो गया या फिर टाइम हो गया, तो क्या है कि ये इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो
चेंज हो जाता है। ठीक है, उसको समझ लेते हैं कि किस तरह से अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर का स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता है। अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें, अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है 112। अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें, इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 112.2 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन होता है। ठीक है, इसके बाद ये इक्विलिब्रियम में जाएगा। और अगर हम बीटा एनोमर की बात करें तो बीटा एनोमर, बीटा डी ग्लूकोज, तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है 18.7 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगर हम ये दोनों का जैसे मिक्सचर होगा, जब जलीय विलयन बनाएंगे तो कुछ समय के बाद जब इनमें इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी, साम्य अवस्था आएगी, तो ये क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम मिक्सचर या फिर स्टेज, जिसको हम साम्य मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, क्या साम्य मिश्रण। ठीक है, तो इसका क्या स्पेसिफिक रोटेशन हो जाएगा 52.7। ठीक है, 52.7 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन होगा इस मिक्सचर का। ठीक है, जो कि एक साम्य अवस्था होगी कुछ समय के बाद। तो यही क्या है कि जब अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर दोनों का आपस में एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे आते हैं तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स होता है। बाकी फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सोल्यूशन होगा उसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होगा, अलग अलग एनोमर्स का अलग अलग होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन एक कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर हम अल्फा इस ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो अल्फा एनोमर है उसका +11.2 डिग्री होता है अल्फा एनोमर का, और 18.7 बीटा एनोमर का होगा। इसके बाद अगर हम इसके मिक्सचर की बात करें तो इस मिक्सचर में कितना क्या होगा, तो लगभग 63% क्या है, ये बीटा एनोमर होगा। बीटा एनोमर के मॉलिक्यूल्स होंगे और लगभग 37% क्या होगा, अल्फा एनोमर के इसमें पार्टिकल्स होंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा म्यूटा रोटेशन, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन, मतलब जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो समय के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन रिप्रेजेंटिंग द interconversion of alpha and beta एनोमर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यूटा रोटेशन की डिफिनीशन हो जाएगी कि स्पेसिफिक रोटेशन का जो चेंज होगा, इंटर कन्वर्जन होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा म्यूटा रोटेशन।